हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलेगा। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज डेसिमेशन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में आई ओ एन लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। आपने किसी चीज को डेसिमेट कर दिया है मतलब आपने उस चीज को तबाह कर दिया है। द सिवियर डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन ऑफ समथिंग, उस चीज की बहुत खराब, बिल्कुल ही तबाही हो चुकी है, मतलब डेसिमेशन हो चुका है। चलो इसी बात पे मुझे डिस्ट्रॉय करने के कितने सिनोनिम्स बताओगे? आप लोग मुझे डिस्ट्रॉय करने के कम से कम 40 सिनोनिम्स बता दो। चलो, अगर आप किसी चीज को तबाह कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डेसिमेट कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। पहले डी वाले सारे वर्ड्स लिख लेते हैं ना। डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, डेवस्टेट कर रहे हो, डेटेरियोरेट कर दिया आपने उस चीज को ना, मतलब वो चीज को खराब कर दिया है। चलो अब ई वाले वर्ड्स लिखते हैं। एक्सटर्मिनेट कर रहे हो, इरेडिकेट कर रहे हो, एक्सटर्पेट कर रहे हो, उस चीज को आप क्या कर रहे हो? तबाह कर रहे हो। ऑब्लिटरेट कर रहे हो, एनहिलेट कर रहे हो, तबाह कर दो। इरेडिकेट वर्ड का मीनिंग एक वाइप आउट भी था। इरेज कर रहे हो, सैबोटाज कर रहे हो, रावेज कर दिया है, रेज कर दिया है, तबाह कर दिया है, इरोड कर दिया है, कमजोर बना दिया है, मतलब है ना, वीकन कर दिया है, कमजोर बना दिया है, क्रिपल कर दिया है, कमजोर बना दिया है, डिबिलिटेट कर दिया है, कमजोर बना दिया है, करोड़ कर दिया है, उसके ऊपर की सरफेस खराब कर दी है। इसका मतलब आपने उस चीज को क्या किया? कमजोर बना दिया है। कितने हो गए? 20 हो गए ना, इस पर 20 मोर टू गो। रेक कर दिया है, तबाही मचा दिया, तो क्या बोलते हैं? रीक हवॉक, मीन्स तबाही मचा दी है। उसको स्पॉइल कर दिया है तो मार कर दिया, मार मीन स्पॉइल कर दिया है। ब्लेमिश कर दिया है, टार्निश कर दिया है, उसकी इमेज खराब कर दी है। स्मियर कर दिया है, उसकी इमेज खराब कर दी है। उसका पाउडर बना के तबाह कर दिया है, उसे पल्वराइज कर दिया है, उसको जला दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसिनरेट करना। इंसिनरेट करने का मतलब क्या होता है? जला दिया। हाँ, आपने उसको ढा दिया है, डेमोलिश कर दिया है, तोड़ दिया है, उसको डिसमेंटल कर दिया है, मतलब आपने उस चीज को क्या किया है? तोड़ दिया है, तबाह कर दिया, एक्सपंज कर दिया है। राइट, वेरी गुड। एक्सपंज कर दिया है, मिटा दिया है, एफेस कर दिया है, मिटा दिया है, पर्ज कर दिया है, मिटा दिया है। आपने उस चीज को क्या किया है? आपने उस चीज को तबाह कर दिया है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स। अभी तो बहुत सारे। इम्पेयर रह गया मैम, राइट। इम्पेयर कर दिया है, कमजोर बना दिया आपने उस चीज को गायब कर दिया है। तो गायब करने का वर्ड क्या होता है? उस चीज को आपने वैनिश कर दिया है। वैनिश का मतलब क्या है? डिसअपियर कर दिया है। मैम इरेज कर दिया, इरेज नहीं लिखा क्या हमने? लिखा था बेटा इरेज, इरेज वर्ड तो लिख लिया हमने। हाँ हाँ, उस चीज को स्मैश करा है, स्ट्राइक किया है, उस चीज को क्रश कर दिया है। क्रश में से एकदम टुकड़े टुकड़े सा कर दिया है, क्रश कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है उस चीज को आपने, मतलब उसकी जो फंक्शनिंग थी या वो जो सब वो चल रहा था, आपने उस चीज को खराब कर दिया, मेम कर दिया है, बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया है। अच्छा, अंडरमाइन कर दिया है। अंडरमाइन इज ऑल्सो व्हाट? वीकन कर दिया है, एनफीबल कर दिया है, कमजोर बना दिया आपने उस चीज को, म्यूटिलेट कर दिया है, तबाह कर दिया है आपने उस चीज को। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि आपने उस चीज को तबाह कर दिया है। जितने भी हमने वर्ड्स किए, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। वैनक्विश कर दिया है, वैनक्विश का मतलब क्या होता है? हरा दिया है, डिफीट कर दिया है, बुरी तरीके से हरा दिया है। सबका मतलब है खराब कर दिया। सारे वर्ड्स की टोन कौन सी है? सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव टोन के हैं। चलिए वापस आते हैं।
तो डेवस्टेशन तबाही, एनहिलिएशन तबाही, रुइनेशन तबाही। एंटोनिम्स आप उसको ठीक कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। रेजुविनेशन मतलब वापस से जान डाल रहे हो। इसमें एक रूट वर्ड है JUV। JUV रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यंग। और री शब्द का मतलब क्या होता है? अगेन। तो अगर आप किसी चीज को रेजुविनेट कर रहे हो मतलब आप उसमें वापस से जान डाल रहे हो। तो इतने लंबे टाइम से जो लड़ाई चल रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, उस एरिया की जो इकोनॉमी थी और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिल्डिंग, रोड्स वगैरह थी, वो सब क्या हो गई? तबाह हो गई। डेसिमेट हो गई मतलब तबाह हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रीशियस। लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। मिस्टर ट्रम्प को क्या बोला जाता है? कैप्रीशियस लीडर बोला जाता है। मतलब वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी बोल देंगे। चेंजिंग सडनली एंड अनप्रिडिक्टेबली। फिकल है, अनप्रिडिक्टेबल है, एरेटिक है, और क्या बोलते हैं? मर्क्यूरियल है, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। वॉलेटाइल, बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, मतलब बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। विम्सिकल है, राइट, विम्सिकल कैसे वर्ड यहाँ पे रह गया? मीन्स बहुत ही चेंजेबल है। एंटोनिम्स कंसिस्टेंट है, सेम है। प्रिडिक्टेबल है, स्टेडी है, मतलब प्रिडिक्टेबल, हम पता कर सकते हो कि उनका अगला चीज क्या होगी। तो उसका जो इतना कैप्रीशियस बिहेवियर था, बार बार वो बदल लेता है अपनी बात को, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए कि उसके डिसीजंस को समझ पाए। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही कैप्रीशियस है, वो बार बार क्या करता है? बार बार चेंज होता रहता है। चलो, एक तो हो गया कैप्रीशियस बिहेवियर जहां पे इंसान चेंज होता रहता है। एक होता है थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज वर्ड का मीनिंग होता है अजीब। तो कोई इंसान अजीब है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज। मुझे स्ट्रेंज के 10 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर स्ट्रेंज है तो स्ट्रेंज है, पेक्यूलियर है, ऑड है, अनयूजुअल है, वियर्ड है। बिजार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। बिजार है, क्वियर है, क्वर्की है, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, मतलब बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही डिफरेंट है। हाँ, अब नॉर्मल कह सकते हैं, अब नॉर्मल है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है? बहुत ही अजीब सा है, अनकॉमन है, डिफरेंट है। साधारण शब्दों में बोले तो वो चीज कैसी है? डिफरेंट है। अच्छा, अब इसके जैसा एक वर्ड और होता है जो जिसका मीनिंग स्ट्रेंज भी होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, एंड द वर्ड इज एरी। इसकी स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जाम में आती है, EERIE। एरी में क्या होता है कि वो चीज स्ट्रेंज है लेकिन डरावनी है, स्ट्रेंजली फ्राइटनिंग, मतलब अजीब सी डरावनी है। तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो एरी है। इसको हम स्पूकी भी बोलते हैं। एरी है, स्पूकी है, मतलब वो चीज कैसी है? डरावनी है, भूत जैसी है। भूत जैसी है मतलब घोंसली है। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेंज तो होता ही है बट साथ के साथ आपको डर भी लग रहा है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैजल। फ्रैजल का मतलब क्या है कि आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा थका रहे हो। तो कोई चीज किसी चीज को फ्रैजल कर रही है मतलब थका रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। तो किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा थका देना, एग्जॉस्ट कर दिया, एनर्वेट कर दिया, थका दिया, फ्लस्टर कर दिया, थका दिया, फटीग कर दिया, थका दिया, ड्रेन कर दिया, उसकी सारी एनर्जी ले ली, सैप कर दिया, उसकी सारी एनर्जी ले ली, वियर आउट कर दिया, मतलब उस इंसान को क्या किया? थका दिया। एंटोनिम्स, रेजुविनेट कर दिया, वापस से जान डाल दी, इन्विगरेट कर दिया, वापस से एनर्जी डाल दी, ट्रैंक्विलाइज कर दिया, शांत कर दिया। तो इतने लंबे टाइम से एग्जामिनेशन का जो स्केड्यूल आया है उसने बच्चों को थका दिया है और बच्चे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब हद से ज्यादा थक चुके हैं। अच्छा, कोई चीज में अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो मुझे उसके कुछ इडियम्स बता दो। कितने बताओगे? मुझे 10 इडियम्स बता दो बहुत ज्यादा मेहनत करने के। बहुत बार किए हैं हमने। कोई इंसान हद से ज्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात में भी मेहनत कर रहा है। फिर एक बर्न का ही होता है, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। इसका मतलब क्या होता है? बोथ एंड्स।
दोनों तरफ से कैंडल जला रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी थक जाओगे, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। फिर एक होता है पुट वंस नोज टू द ग्राइंड स्टोन। सॉरी एवरीवन, मतलब आप अपनी नाक जो है ग्राइंड स्टोन में ही लगा के रखे हो, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इतनी मेहनत करिए कि आपकी हड्डियां दिखने लग गई हैं। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, मतलब आपने क्या किया है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अपना शोल्डर व्हील पे लगा रखा है, पुट वंस शोल्डर टू द व्हील। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपका जो शोल्डर है, मतलब आपने क्या किया हुआ है, पूरी की पूरी गाड़ी उठा रखी है, जो व्हील जो है आपके शोल्डर पे है। अच्छा, जो बहुत ज्यादा मेहनत करने को वर्क लाइक अ हॉर्स भी बोलते हैं। अगर आप एक घोड़े की तरह मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब क्या, बहुत मेहनत कर रहे हो। वर्क वंस बट ऑफ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बट ऑफ भी बोलते हैं और टेल ऑफ भी बोलते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपकी टेल ही गिर गई है या बट ही गिर गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो। अच्छा, दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसको वर्क अराउंड द क्लॉक भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अच्छा, वर्क लाइक अ हॉर्स भी होता है, डॉग भी होता है, और ट्रोजन भी होता है। ट्रोजन की स्टोरी सुनी है सभी लोगों ने। ट्रोजन क्या था, एक घोड़ा था जिस घोड़े को गिफ्ट किया था, ग्रीस ने किया था शायद किसी कंट्री को। तो उन्होंने उस घोड़े को अंदर लिया, ओपन किया। जैसे इस घोड़े को ओपन किया तो उसके अंदर उनकी आर्मी थी, और आर्मी ने अटैक कर दिया। तो इफ यू आर वर्किंग लाइक अ ट्रोजन, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ी ही नहीं है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। हाँ, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब हद से ज्यादा मेहनत करिए। तो इन सारे के सारे इडियम्स का, फ्रेजेस का मीनिंग क्या था कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनसोशिएंट। इनसोशिएंट कौन होता है, केयर फ्री इंसान है। नॉन चैलेंट, ये दोनों वर्ड्स बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, नॉन चैलेंट और इनसोशिएंट। मीन्स आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत रिलैक्स्ड पर्सन हो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, काम हो, अनकंसर्न्ड हो, केयर फ्री हो, अनकंसर्न्ड हो, नॉन चैलेंट हो, और क्या बोल सकते हैं, लेड बैक हो, हैप्पी गो लकी हो, रिलैक्स्ड हो, मतलब कोई चिंता नहीं है। एंटोनिम्स, बहुत ही चिंता है, एंशियस हो, वरीड हो, बहुत परेशान हो। तो वो काम रही, हर कोई चिंतित था सिचुएशन को लेके, लेकिन वो क्या थी, वो बहुत ही ज्यादा शांत थी। तो शी वॉज वॉट, शी वॉज इनसोशिएंट, या फिर शी वॉज नॉन चैलेंट। चलो, हमने यहाँ पे एंशियस होने की बात करी है, तो मुझे कुछ वर्ड्स बता दो अगर आप किसी को इरिटेट कर रहे हो तो। आज कोशिश करते हैं 50 वर्ड्स करने की। अगर आप किसी को इरिटेट कर रहे हो तो मुझे 50 वर्ड्स बता दो इरिटेट करने की। कोशिश करते हैं, देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते। वैक्स कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, पेस्टर कर रहे हो, पैटर्ब कर रहे हो, इर्क कर रहे हो, गॉल कर रहे हो, राइल कर रहे हो, चेफ कर रहे हो, नेटल कर रहे हो, रैंकल कर रहे हो, नीडल कर रहे हो, रफल कर रहे हो, रैटल कर रहे हो, मिफ कर रहे हो, बग कर रहे हो। हाँ जी, और वर्ड्स, एग्जास्परेट कर रहे हो, अनॉय कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, डिसप्लीज कर रहे हो, डिस्क्वाइट कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। अच्छा, भड़काने वाले भी लिख लेते हैं, भड़का रहे हो तो इंसेंस कर रहे हो, इन्फ्लेम कर रहे हो, इंसाइट कर रहे हो, भड़का रहे हो।
क्या बात है, 25 हो गए, 25 मोर वर्ड्स टू गो। प्रवोक कर रहे हो, प्रवोक करना इज ऑल्सो व्हाट, भड़का रहे हो। अच्छा, नैग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, बैजर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, टॉर्मेंट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, प्लेग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ट्रबल कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो, अगर आप किसी इंसान को क्या कर रहे हो, अनसेटल कर रहे हो, डिस्कम्पोज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, डिसकंसर्ट कर रहे हो। अभी हम बहुत सारी इडियम्स भी लिख सकते हैं, बट पहले ना सारे के सारे वर्ड्स लिख लेते हैं। अपसेट कर रहे हो, वरी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, मैडन कर रहे हो। आप उस मान को क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, एनरेज कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। पीक नहीं लिखा हमने, पीव भी नहीं लिखा ना, हाँ राइट। पीक कर रहे हो, पीव कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। 10 मोर टू गो। चलो कोई बात नहीं, अब जो बाकी के 10 बचे हुए हैं उनको इडियम्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप किसी इंसान को परेशान कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ड्राइव समवन अप द वॉल, गेट अंडर समवन्स स्किन, rub someone the wrong way, get on someone's nerves, ruffle someone's feathers, ruffle। इन सब का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो। उस इंसान को क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। 5 और रह गए हैं। अगर आप उस इंसान के लिए को इरिटेट, बी अ पेन इन द नेक, बी अ थॉर्न इन समवन साइड, कांटा बने हुए उसके साइड में। टेस्ट समवन्स पेशेंस, किसी का पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। पुश समवन्स बटन्स, किसी इंसान के बटन्स आप पुश कर रहे हो, मतलब उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। एक और रह गया है, हाँ, 1 मोर। एक आखिरी, अगर आप किसी इंसान को परेशान कर रहे हो तो, इरिटेट कर रहे हो तो वर्ड लिख लेते हैं, डिस्ग्रंटल कर रहे हो। डिस्ग्रंटल कर रहे हो मतलब आप उस इंसान को परेशान कर रहे। जितने भी हमने वर्ड्स किए इन सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, वर्ब, और सबका मीनिंग था कि आप उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो। चलो वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गूफ। गूफ का मतलब क्या होता है, इसको देखो आप दोनों तरीके से यूज करते हो। इसको नाउन की तरह भी यूज करते हो और इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो। इसका मतलब है कि आपने कोई बेवकूफी कर दी है, तो गूफ इज व्हाट, एक तरीके से बेवकूफी, अ केयरलेस और फुलिश मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ब्लंडर कह सकते हैं, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। पॉपा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये एक फॉरेन वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है सोशल ब्लंडर। सोशल ब्लंडर समझते हो, ये बहुत बार एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्क करना। सोशल ब्लंडर में आपने सबके सामने कोई ऐसी गलती करी जिससे आप शर्मिंदा हो गए हो, उसको बोलते हैं फॉपा। गैफ का मतलब भी वही होता है, ये दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के, मतलब आपने सबके सामने गलती कर दी है। स्लिप अप मतलब आपने क्या किया है, एक गड़बड़ कर दी है सबके सामने। एंटोनिम्स एकदम एक्यूरेसी से काम किया है, एकदम केयरफुल होकर काम किया है। इम्पेकेबिलिटी में एकदम परफेक्ट काम किया है। तो जो एनालिस्ट था उसने गड़बड़ कर दी, उसने इग्नोर कर दिया इतना इंपॉर्टेंट फिगर को रिपोर्ट में, तो उसने क्या किया, चीजें गड़बड़ कर दी। अच्छा, अगर किसी ने चीजें गड़बड़ कर दी है तो उसको क्या बोलते हैं,
चीजें गड़बड़ कर दी तो ही स्क्रूड अप, उस इंसान ने क्या किया है, स्क्रू अप कर दिया है, मेस अप कर दिया है। मतलब इन सब का मतलब क्या है कि उसने गड़बड़ कर दी है, मीन्स मेड अ मिस्टेक, या मेक अ मिस्टेक बोलेंगे। फर्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना, मेक अ मिस्टेक, मतलब उन्होंने गड़बड़ कर दी है। अच्छा, एक ईडियम ना बहुत बार एग्जाम में आता है, इस गड़बड़ से याद आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, डबल स्टार मार्क करके लिखता, पुट वंस फुट इन वंस माउथ। इस ईडियम का मतलब क्या होता है कि आपने सबके सामने कुछ शर्मिंदगी वाली बात कर दी है, कि आपको भी लग रहा है अरे यार शिट यार ये मैंने क्या बोल दिया। तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग बात अगर आपने सबके सामने कर दी है तो उसको बोलते हैं पुट वंस फुट इन वंस माउथ, मीन्स से समथिंग। अच्छा, अब एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आती है, तो एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग को याद कैसे करोगे? सबसे पहले तो एम्बैरेसिंग, मतलब इसमें डबल आर और डबल एस आता है, याद रखना। तो कोई भी चीज आपने एम्बैरेसिंग सबके सामने बोल दी है, मतलब आपने बहुत ही ज्यादा खराब वो चीज बोल दी है जिससे आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज केयर फ्री। केयर फ्री वही हो गया ना जिसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मम्मा ने बोला केयरफुल होना, बट उसने क्या किया, थ्रो कॉशन टू द विंड, मतलब मम्मा की बात को हवा में फेंक दिया, केयर फ्री हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, फ्री फ्रॉम वरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अनट्रबल्ड, अनपेट्रब्ड, अन कह सकते हैं रिलैक्स्ड, लाइट हार्टेड, एकदम अभी हमने एक और वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा होगा, इनसोशिएंट, कोई चिंता नहीं। एंटोनिम्स वरिड हो, एंशियस हो, ट्रबल्ड हो, परेशान हो। तो बच्चों ने बिना चिंता की, मतलब इंजॉय करते हुए आफ्टरनून बिताई, पार्क में खेलते हुए, उनको कोई चिंता नहीं थी। अगला वर्ड है इंटरडिक्ट करना। अगर आप किसी चीज को इंटरडिक्ट कर रहे हो मतलब बीच में टांग अड़ा है, आप क्या कर रहे हो, उस चीज को रोक रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। आप उस चीज को प्रोहिबिट कर रहे हो, प्रोहिबिट का मतलब क्या, रोक रहे हो, फॉरबिड कर रहे हो, मना कर रहे हो आप उस चीज को लेके, मीन्स आप क्या कर रहे हो, इंटरडिक्ट कर रहे हो। वैसे डिक्ट एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कुछ कहना, और इंटर भी एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है बीच में। वो क्या प्रोडिजी पढ़ रहे हो ना सभी लोग, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सारे रूट वर्ड्स दे रखे हैं। तो बीच में आके आपने कुछ बोला मतलब उस चीज को रोक दिया, प्रोस्क्राइब कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, फॉरबिड कर दिया, एंजॉइन कर दिया। सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आपने साफ साफ इनकार कर। एंटोनिम्स परमिट किया, अलाउ किया, ऑथोराइज किया, अलाउ किया, सैंक्शन किया। सैंक्शन इज व्हाट, अप्रूव कर दिया आपने कि चलो कर लो, हरी झंडी दे दी, गिव अ ग्रीन सिग्नल, मतलब आपने अलाउ कर दिया। तो जो अथॉरिटी थी उसने कंपनी को रोका कि वो तब तक बिजनेस नहीं कर सकते जब तक वो कंप्लाई ना करें। कंप्लाई मीन्स फॉलो ना करे, जो प्रिस्क्राइब मीन्स सजेस्टेड नॉर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन है। तो जब तक वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो बिजनेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड इज ओबिसेंस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ANCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। ये एक जेस्चर होता है जिसमें रिस्पेक्ट दिखाते हैं, ओबीडियंस दिखाते हैं, सबमिशन दिखाते हैं, मतलब आप झुकते हो जब लोगों के आगे, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। रेवरेंस रिस्पेक्ट दे रहे हो, सबमिशन झुक रहे हो, होमेज दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का एक और वर्ड होता है बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, डेफरेंस। डेफरेंस इज ऑल्सो व्हाट, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। एंटोनिम्स डिसरिस्पेक्ट दे कर रहे हो, डिफाइंस अपोज कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट इंसल्ट कर रहे हो। तो विजिटर्स ने रिस्पेक्ट दिया राजा को, मतलब उन्होंने ओबेसेंस किया, मतलब झुके वो राजा के सामने एक रिस्पेक्ट के साइन की तरह। तो उन्होंने क्या किया, राजा को रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सीरीन। सीरीन मीन्स शांत, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, काम, पीसफुल, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, एकदम शांत सी चीज को क्या बोलते हैं, सीरीन। ट्रैंक्विल है, प्लासिड है, अनरफल्ड है। अनरफल्ड मीन्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम वो चीज कैसी है, एकदम शांत है। एंटोनिम्स एजिटेटेड है, परेशान है, ट्यूमुल्टस उथल पुथल है, पेट्रब्ड है, परेशान है, रेस्टलेस हो रहे हो, परेशान हो।
तो इतने ज्यादा डिबेट के बावजूद भी जज का जो बिहेवियर था, डेमिनर मीन्स उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो बिहेवियर था, वो एकदम शांत था पूरे के पूरे प्रोसीडिंग, मतलब पूरा का पूरा केस चल रहा था। जो जज जो थे वो एकदम कैसे थे, वो एकदम शांत। शांत को और क्या बोलते हैं ऐसे इंसान जो एकदम शांत रहते हैं? इक्वियानिमस। इक्वियानिमस का मतलब भी क्या होता है कि आप एकदम बैलेंस्ड हो, एकदम शांत। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेस। एक होता है इनग्रेस। 3-4 वर्ड्स होते हैं, कर लेते हैं। एक होता है इनग्रेस। इनग्रेस शब्द का मीनिंग होता है आप कहीं पे क्या कर रहे हो, आप कहीं पे एंटर कर रहे हो, एंट्री। एग्रेस का मतलब होता है एग्जिट। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है आपने रूल्स तोड़ दिया है, वायलेट कर दिया है रूल्स को, इन्फ्रिंज कर दिया है रूल्स को, फ्लाउट कर दिया है रूल्स को, और क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है, कॉन्ट्रावीन कर दिया है। मतलब आपने क्या किया है, रूल्स को तोड़ दिया है। ट्रांसग्रेस। तीनों वर्ड्स याद रखना, इनग्रेस, एग्रेस और ट्रांसग्रेस। तो एग्रेस पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसको नाउन की तरह आप यूज करते हो कहीं जा रहे हो, एग्जिट है, डिपार्चर है। एक्सोडस मीन्स बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं, उसको एक्सोडस बोलते हैं। एंट्रेंस हो गया, इनग्रेस हो गया, अराइवल हो गया, एंट्री हो गया। तो रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कि हर पब्लिक बिल्डिंग में बाहर जाने के रास्ते होने चाहिए, जिससे कि स्विफ्ट मीन्स फास्ट, फास्ट वो बिल्डिंग इवैक्यूएट हो सके, खाली हो सके। तो रास्ते होने चाहिए, मार्क्ड रास्ते होने चाहिए कि बाहर जाने का रास्ता क्या है, वो प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चले आ जाते हैं स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, लगभग 6000 बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। अ सीरीन माइंड, सीरीन मीन्स काम, एक शांत माइंड तूफान के बीचों बीच। चलिए आज की कहानी है अनिरुद्ध जी की। तो अनिरुद्ध एक बहुत ही शांत माउंटेन विलेज में रहते थे, जहाँ पे उनका जो बचपन था वो एकदम केयरफ्री था, वो भरा पड़ा था, बहुत हंसी मजाक होता था, बहुत हंसते थे, फ्रेंडशिप्स थी, बहुत बड़े 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 सपने थे। लेकिन हर कुछ बदल गया जब एक तूफान आया उनके गांव में, और तूफान से तबाह हो गए। डेसिमेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन। तबाह हो गए घर, फार्म्स एंड रोड्स। वेदर बहुत ही कैप्रिशियस था, बहुत ही चेंज हो रहा था, बार बार शिफ्ट कर रहा था। कभी अचानक से बारिश हो रही थी, कभी तेज हवाएं चल रही थी, और जो लगातार डर था उसने क्या किया, परेशान करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्गेस्ट विलेजर्स को भी। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट विलेजर्स थे, वो विलेजर्स जो बहुत ज्यादा उनको लगता था कि हम एकदम कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो लोग भी क्या होने लग गए, परेशान होने लग गए, थकने लग गए, उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है। कुछ केयरफ्री ऑफिशियल्स ने तो स्टार्टिंग में इग्नोर ही कर दी उनकी रिक्वेस्ट को कि हेल्प की। फिर एक जो केयरलेस मिस्टेक हुई इमरजेंसी प्लान में, गूफ मीन्स गड़बड़, इससे सप्लाईज नहीं आई विलेज में। तो अथॉरिटीज ने जब एक इंटरडिक्ट दिया, मतलब लोगों को रोका, किस चीज को लेकर रोका, कि लोग जो है डेंजरस पार्ट में नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध को समझ में आया कि कितना जरूरत है केयरफुल होने की, लेकिन अनिरुद्ध जो है हेल्पलेस नहीं रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड तरीके से फॉलो नहीं किया जिन लोगों को, जो लोग उनको बोल रहे थे कि रिकवरी इम्पॉसिबल है। उन्होंने यंग विलेजेस को ऑर्गेनाइज किया, एक शेल्टर बनाया, एक बाहर जाने का रास्ता बनाया उन फैमिलीज के लिए जो नदी के पास फंसी हुई थी। इतने सारे कंफ्यूजन के बीच में अनिरुद्ध का माइंड एकदम शांत था। उन्होंने बच्चों को अच्छा फील कराया, जो थके हुए एल्डर्स थे उनको गाइड किया। उनके करे से धीरे धीरे पैनिक खत्म हुआ, उम्मीद आई, विलेजर्स अपने घर वापस बनाने लगे। अनिरुद्ध के एक्शंस ने प्रूव किया कि ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं है। ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब तूफान है तब भी आप शांत हो, रिस्पॉन्सिबल और डिटरमाइंड हो। तो अनिरुद्ध की कहानी हमको क्या सिखाती है? अनिरुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में तूफान आएंगे, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप अगर उन प्रॉब्लम्स में भी उम्मीद ढूंढ पाते हो, आप शांत रह पाते हो, आप करेजियस रह पाते हो, तो आप उनसे बहुत जल्दी बाहर निकल जाओ। ट्रू लीडरशिप तभी शुरू होगी जब आप डर की जगह एक्शन करोगे। एवरीथिंग इज योर एक्शन।
मुश्किलें हैं बट एक्शन करना मत छोड़ना, एफर्ट्स लगाना मत छोड़ना, अपने आप मुश्किलों से बाहर आ जाओ। ये सारे के सारे वर्ड्स आप टेलीग्राम चैनल से रिवाइज कर लेंगे। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अब आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। एनाग्राम का मतलब क्या होता है? आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं शायद एनाग्राम से रिलेटेड। एक ही वर्ड के लेटर्स को अरेंज करना है आपको जिससे कि दूसरा वर्ड बन जाए। लिसन के ही लेटर्स को अरेंज करके साइलेंट बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। तो एनाग्राम्स मीन्स लेटर्स को अरेंज करो और दूसरा वर्ड बना दो। पैलिंड्रोम उल्टा सीधा एक समान। मैडम, आगे से भी मैडम है पीछे से भी मैडम है, उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान। हेडोनिस्टिक, जिसको एंजॉय करना है, जो बहुत लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, जिसको अपने प्लेजर्स को पूरा करना है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? हेडोनिस्टिक। जो सिर्फ प्लेजर के पीछे पड़ा है, हेडोनिस्टिक। डिबॉच्ड, जो इंसान बहुत ही करप्ट इंसान है, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता, जो बहुत ही घटिया इंसान है, डिबॉच्ड। फ्रेजल वर्ब्स, हेड बैक, वापस जाना, हेड फॉर, उसकी तरफ जाना, हेड ऑफ, कहीं से चले जाना, सॉरी हेड ऑफ, किसी जगह के लिए निकल जाना कहीं से, तो किसी जगह के लिए आप निकल गए, हेड ऑफ, या फिर किसी चीज को रोकना। और हेड आउट, कहीं से चले जाए। तो चारों हेड के थे। दोबारा से बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ। हेड बैक मीन्स वापस जाना किसी जगह, हेड फॉर मीन्स किसी जगह की तरफ जाना, हेड ऑफ मीन्स किसी जगह के लिए निकल जाना है, किसी चीज को रोकना, और हेड आउट मीन्स किसी जगह को छोड़ देना। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। एवरी नाउ एंड देन मीन्स होता रहता है, एवरी नाउ एंड देन मीन्स समटाइम्स ओकेजनली, मतलब ये चीज होती रहती है। बाय एंड बाय, इवेंचुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब बाय एंड बाय मीन्स समय के साथ ये चीज हो गई। हैंड ओवर हैंड मीन्स लगातार आप उस चीज को कर रहे हो, तो बिना रुके अगर आप उस चीज को कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? हैंड ओवर हैंड। फिट एंड हेल्दी, इसको हेल एंड हार्टी भी बोलते हैं। फिट एंड हेल्दी एंड हेल एंड हार्टी मीन्स एकदम फिट हो। टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। मूविंग बैक एंड फोर्थ मीन्स टू एंड फ्रो। तो आज एंड वाले इडियम्स थे सारे, एंड वाले फ्रेजेस थे। तो एवरी नाउ एंड देन मीन्स होता रहता है, बाय एंड बाय मीन्स समय के साथ वो चीज हुई थी, हैंड ओवर हैंड साथ में कर रहे हो उस चीज को, फिट एंड हेल्दी, हेल एंड हार्टी एकदम फिट हो, टू एंड फ्रो आगे पीछे आगे पीछे। ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए, तो आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। रेडी, एक्साइटेड? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रबलिंग बिल, मतलब प्रॉब्लम कर देने वाला एक बिल आया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, तो एक बिल जो आया है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और टाइटल से लग रहा है कि ऑथर ने बुराई करी है बिल की, है ना। ट्रबलिंग है, मुश्किल वाला बिल है, मतलब ऑथर की जो टोन है वो थोड़ी सी कैसी है? क्रिटिकल है। चलिए, तो आ जाते हैं आर्टिकल पे। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनका जो रिलेंटलेस मीन्स बिना रुके मीन्स क्या बोल सकते हैं इस चीज को, डिटरमाइंड, पूरा का पूरा डिटरमाइन होके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके बिना हार माने, मतलब फुल डिटर्मिनेशन के साथ उनका जो जील है, जील मीन्स जोश है, एंथुजियाज्म है, तो इनका जो जोश है इन ओवर रेगुलेटिंग, कि हद से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ओवर रेगुलेटिंग मीन्स ओवर कंट्रोलिंग, कि हद से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशंस लोग चलाते हैं। इज ऑन डिस्प्ले, ये चीज वापस से दिख रही है, डिस्प्ले पे आ रही है, मतलब वापस से दिख रही है। किस चीज में दिखी है ये चीज, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मीनिंग वैसे क्या होता है, चेंज। तो इन्होंने एक बिल पास किया है 2026 का, उसमें ये चीज दिखी है कि इनका मानना है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, विच इट हैड सॉट, जो इसने कोशिश की है, सॉट मतलब चाहा है कि पुश थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू पुश किया जाए, मतलब पार्लियामेंट से इसको पास करवाया जाए। आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए गया, विद्रोह किया गया, इट हैज नाउ बीन रेफर्ड, अब इसको भेज दिया गया है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। 2020 में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA पे कुछ चेंजेस किए गए थे, पास्ड दैट, और इसमें जो चेंजेस किए थे उन्होंने, मतलब एक सेकेंड, इन 2020 द गवर्नमेंट गॉट अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है, 2020 में सरकार ने अमेंडमेंट्स किए और FCRA पास्ड दैट, और क्या चेंजेस किए कि इन्होंने रोक दिया, बार कर दिया, बार मीन्स रोक दिया, किस चीज को इन्होंने रोक दिया, एक रजिस्टर्ड बॉडी को रोक दिया कि वो फंड्स पास नहीं कर सकती दूसरी बॉडी को, इवन वन रजिस्टर्ड अंडर द सेम एक्ट। तो मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को फंड्स पास नहीं कर सकती, अगर वो दोनों ही अगर सेम एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड भी है तब भी वो एक्ट पास नहीं कर सकती। एंड कट द शेयर ऑफ फॉरेन फंड्स, और जो बाहर से फंड्स आ रहे हैं उनका शेयर कम कर दिया, जो स्पेंड किए जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका शेयर कम कर दिया। पहले 50% तक हो जाते थे, अब वो सिर्फ 20% तक हो सकते हैं, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और लगाए। इट नाउ प्रपोजल, अब उन्होंने चेंजेस किए और अब क्या प्रस्ताव दे रहे हैं, टू गो फर्दर, और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बाय टेकिंग ओवर द एसेट्स, कि जितनी भी एसेट्स हैं, जितना भी चीजें हैं जो इस पैसे ने बनाई है, तो फॉरेन फंड से जितनी भी एसेट्स ली जा रही है उनको सरकार टेक ओवर करना चाहती है। और वो टेक ओवर कब होगा, इवन ऑन द मियर लैप्स ऑफ अ सर्टिफिकेट, अगर उनको जो सर्टिफिकेट दिया गया है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर वो सर्टिफिकेट लैप्स हो जाता है, अगर वो सर्टिफिकेट खत्म हो जाता है, मतलब उनको हो सकता है 5 साल के लिए रजिस्टर किया हो, तो 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, उन्होंने दोबारा से अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो सर्टिफिकेट लैप्स हो गया, तो होगा क्या, जितनी भी एसेट्स उनकी थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएंगी। मियर का मतलब होता है ओनली, लैप्स मीन्स यहाँ पे लैप्स का मतलब क्या, खत्म होना, कि उनका वो टाइम खत्म हो गया। अंडर द बिल, इस बिल के अंदर अ डोनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ डोनेट कर रही है, कैन लूज इट्स रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, नॉट, सॉरी डोनी है, डोनी का मतलब होता है जिसको मिल रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या मिल रहा है, जिसको फंड्स मिल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन चला जाएगा। ना केवल तब जब सरकार कैंसिल करेगी, बल्कि तब भी चला जाएगा जब रिन्यूअल सरकार मना कर देगी, या फिर उन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, या फिर रिन्यूअल दिया नहीं जाए, किससे पहले, ओल्ड सर्टिफिकेट खत्म हो उससे पहले। तो ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने क्या बोला कि भाई अब सरकार ने ना रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। सरकार ने क्या बोला कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया रिन्यूअल के लिए, या फिर आपके रिन्यूअल को मना कर दिया गया, या फिर आपका पुराना सर्टिफिकेट खत्म हो गया और नया वाला आपको मिला नहीं, तो इन सारे केसेस में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। सरकार खुद से भी कैंसिल कर सकती है और इन सब चीजों में भी कैंसिल कर सकती है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं आपके नेम के अंदर, वो सारी की सारी गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सरकार जो है इस अमेंडमेंट बिल में पास करवाना चाहती है। पैसेज समझ आ रहा है सभी को?
डोनर होता है जो डोनेट करता है, डोनी मीन्स जिसको मिलता है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं। एज सून एज दिस हैपेंस, जैसे ही ये चीज होती है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंड्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन फंड्स थे, जो बाहर से पैसा आया था इनके पास, एंड व्हाट वाज बिल्ड विद देम, और उन्होंने जो जो इस फंड से बनाया था, ये सारा का सारा सरकार की एक डेजिग्नेटेड, सरकार के द्वारा एक नाम दी गई अथॉरिटी को दे दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर सर्टिफिकेट कैंसिल होता है तो उनका जितना भी फॉरेन फंड है और जितनी भी चीजें उन्होंने इस फंड से बनाई है वो सारी की सारी सरकार की अथॉरिटी पे चली जाएगी। द प्रॉपर्टी रिटर्न्स ओनली, अब वो प्रॉपर्टी वापस कब आएगी, वो प्रॉपर्टी वापस तभी आएगी इफ द ऑर्गेनाइजेशन री रजिस्टर्स, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करवा ले विद इन अ पीरियड, एक टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट ने अभी तक बताया नहीं है। येट टू स्पेसिफाई मींस अभी तक बताया नहीं है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को दोबारा से रजिस्टर करवा लेती है एक टाइम के अंदर जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया है, तो प्रॉपर्टी वापस आ जाएगी। फेलिंग, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को नहीं कर पाई तो वो फेलिंग विच इट इज लॉस्ट फॉर गुड, तो ये हमेशा के लिए खुद चली जाएगी, मतलब सरकार के पास चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू द बिल, बिल के हिसाब से, अब बिल्डिंग पुट अप ओनली पार्टली, अच्छा कैसी बिल्डिंग जिसको बनाया गया, थोड़ा बहुत ही बनाया गया फॉरेन मनी से, मतलब बाकी पैसा उन्होंने कुछ और लगाया है, थोड़ा बहुत ही फॉरेन मनी लगाया है, थोड़ा बहुत ही फॉरेन फंड लगाया है, वो भी पूरी तरीके से चली जाएगी सरकार के पास। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देन अप्लाई, फिर ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना होगा कि वो उसको वो शेयर तो मिले जो शेयर उसने फॉरेन मनी से नहीं बनाया था उस बिल्डिंग का, वो वाला शेयर तो मिले उसे कम से कम वापस, उसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना पड़े। द बिल डज अलाउ, बिल कहता है कि चलो आप एक अपील कर सकते हो, अर्जी लगा सकते हो डिस्ट्रिक्ट जज के पास, बट ओनली अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ किसके खिलाफ, व्हाट द अथॉरिटी डज विद द प्रॉपर्टी लेटर, वो अथॉरिटी इस प्रॉपर्टी के साथ क्या करती है बाद में, उसके अगेंस्ट आप एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाके अपील कर सकते हो। द रिफ्यूजल टू रिन्यू, सरकार ने बोला मैं नहीं रिन्यू करती तुम्हारा सर्टिफिकेट, सरकार ने मना कर दिया, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू बी हर्ड, और ऑर्गेनाइजेशन को सुनना भी नहीं जाएगा बिफोर द रिफ्यूजल इज मेड, तो रिफ्यूजल हो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन को सुना भी नहीं जाएगा। इन सेंस अगर मैं पूरे को शॉर्ट में बताऊं तो ऑथर ने क्या बोला, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो सेंटर के इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करेगी, तो सेंटर जो है ओपेक रीजंस यूज कर सकता है, ओपेक मींस नॉट क्लियर, तो सेंटर ऐसे कारण यूज कर सकता है किसी का भी लाइसेंस विदड्रॉ करने के लिए। तो अगर सेंटर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस विदड्रॉ करना है, वो कोई कारण देगा ही नहीं साफ साफ, और उसका कैंसिल कर देगा सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता है सेंटर अब, और फिर जो बॉडी है जो उसको होल्ड कर रही है उसको अपने हिसाब से चला सकता है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये बात चिंताजनक नहीं है कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जो माइनॉरिटी रिलीजन की जो इंस्टीट्यूशंस है, वो सबसे ज्यादा इस बात से अलार्म्ड है, चिंतित है। तो बेसिकली ऑथर इस बिल को लेके क्रिटिकल हो रहे हैं, ऑथर ने गवर्नमेंट को लेके क्रिटिकल टोन यूज किया, और ऑथर ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है बहुत ज्यादा ही कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है इन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, दिस इज ट्रू ऑफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, ये बात क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को लेके सच है, विच रन थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स, तो बहुत सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सारे स्कूल्स चलाती हैं, कॉलेजेस चलाती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं, और ये जो हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स बने हुए हैं और चल रहे हैं, सस्टेन मींस कंटिन्यू कर रहे हैं, विद मनी फ्रॉम, और पैसा कहां से आ रहा है, चर्चेस से आ रहा है, या कॉन्ग्रीगेशन मींस ग्रुप से आ रहा है जो बाहर के हैं। हंड्रेड्स मार्च, बहुत सारे लोगों ने मार्च किया एजोवाल में, मतलब बहुत सारे लोगों ने सड़कों पे उतर आए मिजोरम में, अंडर अ न्यूली फॉर्म्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, एक नया काउंसिल बना चर्चेस का उनके अंडर। ऑर्गेनाइजेशंस इन केरला, केरला में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इस बिल को ऑब्जेक्ट किया है, वो भी इस बिल के खिलाफ हुई है। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लिखा है होम मिनिस्टर को, जहां पे उन्होंने एक पार्लियामेंट्री रिव्यू मांगा है कि मतलब इस बिल को रिव्यू किया जाए। और जो तमिलनाडु की असेंबली है उन्होंने भी यूनानिमसली मींस मिलके, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, कंसेंसस के साथ, सबने एक मत होके रिजॉल्व किया मींस डिटरमिन किया है, मतलब इस बात को ठाना है, किस बात को ठाना है, कि सेंटर को इस बिल को वापस लेना चाहिए। द होम मिनिस्टर इज अश्योर्ड, होम मिनिस्टर ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है चर्च के लीडर्स को कि ये जो बिल है इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मींस पीछे की तरफ, ये जो पीछे बिल्डिंग्स बन गई है, ये जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, नहीं, पीछे की तरफ अप्लाई नहीं किया जाएगा, बट द टेक्स्ट ऑफ हिज ओन बिल, लेकिन उनके खुद के बिल का जो टेक्स्ट है वो उल्टा कहता है, वो कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाएगा। हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जो 10 साल पहले बना था, वो अभी भी सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले सकती है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट अगर उसका लैप्स हो गया हो, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट लैप्स हो गया हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन रिन्यू नहीं हुई हो, तो जो हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले सकती है। द जेपीसी, तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसको बिल भेजा गया है, उस कमेटी को इस बिल को दोबारा बनाना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को एक अपॉर्चुनिटी मिले, ऑर्गेनाइजेशंस को एक अवसर मिले कि उनको सुना जाए। उनका रिन्यूअल रिफ्यूज करने से पहले, आप उनको रिन्यूअल, उनको मना कर रहे हो, उसको रिफ्यूज करने से पहले कम से कम उनको एक बोलने का मौका तो दिया जाए, एज वेल एज और उनको हक भी दिया जाए कि वो अपील कर सके अगर उनको रिफ्यूज, उनके सर्टिफिकेट को रिफ्यूज किया जाता है तो। और बाकी चेंजेस भी होने चाहिए जिससे कि ये जो रेगुलेशन है ये फेयर बने और ट्रांसपेरेंट बने। तो ऑथर ने क्या बोला कि सरकार को चेंजेस करने चाहिए, उस कमिटी जिसके पास ये बिल गया उसको चेंजेस करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को हक मिलना चाहिए सुनवाई का, ऑर्गेनाइजेशंस को हक मिलना चाहिए अपील का, चेंजेस करने चाहिए जिससे कि चीजें फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में हो। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. Why does the proposed mechanism, जो मैकेनिज्म बताया गया है कि सरकार एसेट्स ले लेगी, ये सीरियस चिंता वाली बात है हकों को लेके इन ऑर्गेनाइजेशंस की. लैप्स हो गया सर्टिफिकेट या फिर रिन्यू नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स हैं वो सरकार के पास चली जाएंगी और कोई ओनरशिप का फ्रेश एडजुडिकेशन नहीं होगा. मतलब ओनरशिप किसको मिलेगी, ओनरशिप को लेके वो कुछ कर भी नहीं सकते. ठीक है, एक प्रॉपर्टी जिसको थोड़ा बहुत ही फॉरेन फंड में से बनाया गया था वो भी पूरी तरीके से सरकार के पास चली जाएगी. हालांकि सिर्फ थोड़ा बहुत पोर्शन ही फॉरेन फंड से था, बाकी पोर्शन तो डोमेस्टिक से था, कंट्री के अंदर के साथ था. सही बात है. ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रास्ता है कि मान लो सरकार ने मना कर दिया कि हम रिन्यू नहीं करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रास्ता भी नहीं है इस चीज को ठीक करने का. तो जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, वो लीविंग द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एज द प्रिंसिपल एवेन्यू ऑफ चैलेंज. मतलब वो इस बात पे तो कोई केस वेस कर ही नहीं सकते पहले से ही, या उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी कि उनको रिन्यू क्यों नहीं किया गया. तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉपर्टी के ऊपर ही चीजें चलेंगी, उससे पहले वो रिन्यू क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ये भी बिल्कुल सही है, सारे ही सही है. तो आंसर इज व्हाट, डी, ऑल ए, बी एंड सी, कि एसेट्स चली जाना सरकार के पास ये एक चिंता वाली बात है सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. इनमें से कौन सा है, वेयरफॉर का मतलब क्या होता है, फॉर व्हाट रीजन. तो इनमें से कौन सा है, मतलब किस कारण, क्या कारण है कि जो लेजिस्लेशन है उसके खिलाफ लोग आ रहे हैं और जेपीसी को क्यों बोल रहे हैं, कमेटी को क्यों बोल रहे हैं कि आप दोबारा से सोचो इसके बारे में. बिल जो है बहुत ज्यादा पावर देता है एक ऐसी अथॉरिटी में जो सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे चलती है. सही बात है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल बॉडीज ने ऑब्जेक्ट किया है इस फ्रेमवर्क को लेके, जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है कि इसको दोबारा से सोचा जाए. सही बात है. सरकार ने, बहुत से सरकारों ने भी किया है, तमिलनाडु वगैरह ने, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी इसके खिलाफ है. जो लॉ है वो कह रहा है कि अभी का जो सिस्टम है उसको हटा दो, पूरी तरीके से हटा दो, और स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करेगी. नहीं, ऐसा तो कोई लॉ नहीं कह रहा. तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. चलो अगला, इनमें से कौन सा है जो ट्रू है. 2026 का जो प्रपोजल है वो रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे 2020 में उसके भी बियॉन्ड चला गया है. उसने एसेट्स को भी अपने घेरे में ले लिया है जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी है. सही बात है. बिल कहता है ऑर्गेनाइजेशंस को एक रेमेडी देता है, अगर सरकार उनका रजिस्ट्रेशन रिव्यू नहीं करती है तो वो अपील कर सकते, नहीं कर सकते भाई. कंट्रोवर्सी की वजह से ऑपोजिशन आया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल क्वार्टर से, बहुत सारी स्टेट लेवल बॉडीज और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हो गई है. बिल्कुल सही बात है. आंसर इज बी, बोथ ए एंड. कौन सा कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अब अनसर्टेनिटी है. अगर उनका रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वही बताएगी कि उनकी सिक्योरिटी है या नहीं एसेट्स की, तो बहुत अनसर्टेनिटी है. सही बात है. उन्होंने एसेट बना लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, और अब पता नहीं वो एसेट कब उनसे छिन जाए, क्योंकि पता नहीं सरकार कब उनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दे. तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अच्छी खासी अनसर्टेनिटी, उनको पता ही नहीं आगे क्या होगा. सरकार जो अश्योरेंस दे रही है कि इसको पीछे से अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है जो लैंग्वेज लिखी हुई है लॉ में. सही बात है. सरकार तो कह रही है वहां की कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा, पीछे वाली चीजों पे नहीं लगेगा, लेकिन लॉ में, बिल में ऐसा नहीं लिखा हुआ. बिल्कुल सही बात है. बिल ने सारे के सारे स्कोप हटा दिए हैं जुडिशियल स्क्रूटनी के. उसने इन डिस्प्यूट्स को पूरी तरीके से जुरिडिक्शन के बाहर रखा है, नहीं, पूरा स्कोप नहीं हटाया है. ऑल वर्ड ने गड़बड़ कर दी, पूरा स्कोप नहीं हटाया है, डिस्ट्रिक्ट जज पे जा सकते थे. तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. टोन बतानी है. पोलेमिकल का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, मतलब ऑथर ने साफ साफ क्या किया है, एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है चीजों को. बट पोलेमिकल में एक प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि ऑथर, क्रिटिकल टोन तो होती है इसमें, क्रिटिसाइज तो होता है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा बांटने की बात हो जाती है, मतलब डिवाइड करने की बात हो जाती है. तो इसको आप बोल सकते हो डिवाइड करने की बात है, बांटने की बात है, क्रिटिकल बात है, या बहुत ज्यादा एक्सेसिवली नेगेटिव.
तो ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है, बट ऑथर ने ना ऐसे कहीं लोगों को भड़काने की, या भड़काना वर्ड बोल सकते हैं, भड़काने की, डिवाइड करने की, ये सब बातें नहीं करी है, तो इसलिए ये टोन नहीं है। अगर क्रिटिकल वर्ड लिखा होता तो दिस वुड हैव बीन द आंसर। कॉशनरी का मतलब क्या है, बहुत ही केयरफुल टोन है ऑथर की, ऑथर ने बहुत ही केयरफुल होकर चीजों को एक्सप्लेन किया है। डेमोन्स्ट्रेटिव टोन का मतलब क्या होता है कि कुछ गलत हुआ है, ऑथर चाहते हैं कि वो जो गलत हुआ है उसको ऑथर सबके सामने रख रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, इस तरह के टोन को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव टोन। मतलब गलत के ऊपर आप आवाज उठा रहे हो, तो जब भी आप गलत के ऊपर आवाज उठाते हो और आप उस चीज को ठीक करने की बात करते हो, तो सच अ टोन इज व्हाट, डेमोन्स्ट्रेटिव टोन। तो ऑथर ने गलत के ऊपर आवाज उठाई है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे? आ जाते हैं स्किमिंग पे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, 7000 बच्चे लगभग सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे, मुझे थम्स अप दे देंगे, मैं मजा आ रहा है सेशन में। आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? आई होप यस, सभी लोग सेशन एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, लॉस्ट फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? फ्लेयर का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो चमक। लॉस्ट मीन्स चली गई है, तो चमक चली गई है, इंटरेस्ट चला गया है, एबिलिटी चली गई है। तो फ्लेयर का मतलब होता है कि आपके अंदर एक टैलेंट है किसी चीज को अच्छा करने का, एक चमक है आपके अंदर उस चीज को अच्छा करने की, किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट आप डेवलप करवा सकते हो। सारे वर्ड्स फ्लेयर का मतलब होते हैं। तो चमक चली गई है। इंडिया और उसके टेस्ट क्रिकेट की हम बात करने वाले हैं। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस इट। ये जो इंडिपेंडेंस डे था, इंडिया जो है एक नया रेलेवेंस, एक सर्च, टेस्ट क्रिकेट को रेलेवेंट बनाने की एक सर्च में लग जाएगी। अपने घर पे ही हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं पास्ट में। शुभम गिल की जो टीम है, मतलब इंडियन टीम जो है, अब हम, ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल एयर नहीं है हमारी, मतलब ऐसा नहीं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। नाउ हैविंग फ्लोन पास्ट, मतलब हम यहाँ जा चुके हैं। तो 2 टेस्ट सीरीज जो है ये शुरू हो रही है श्रीलंका के अगेंस्ट सैटरडे को। इंडिया को एक चांस मिला है कि हम अपने फॉर्च्यून्स को अच्छा कर सके। इंडिया अभी 5th पोजीशन पे और श्रीलंका 6th पोजीशन पे है रैंकिंग्स में। तो देखते हैं क्या होगा। जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत अच्छा किया है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, लेकिन जब वो वाइड्स में आ जाते हैं, मतलब टेस्ट मैचेस में आ जाते हैं, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते। इंडिया चलो कुछ चीज़ें तो करेगी कि पिछले साल जब हमने इंग्लैंड को ड्रॉ करवा दिया था, हम जीते थे वेस्ट इंडीज से भी, अफगानिस्तान से भी नहीं, ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। अपने राइवल्स से की बात करें तो इंडियंस जो हैं, बेसिकली ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस की ही बात हो रही है कि टेस्ट मैचेस में हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए। तो इंडिया अब कोशिश कर रही है कि अपना टेस्ट मैच में अपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर ले। जो इंडियंस हैं वो स्पिन के अगेंस्ट, मतलब स्पिन करेंगे पिचेस में जो किसके लिए बनी हुई हैं, वो पिचेस जो स्लो आर्ट के लिए बनी हुई है। हिस्ट्री रिवील करती है कि जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं, मतलब वही बात दे रखी है। तो अब इंडियंस के आगे कौन है? इंडियंस के आगे स्पिनर्स हैं। स्पिनर्स का मतलब क्या है? मतलब श्रीलंका की जितनी भी टीम के लोग हैं वो क्या है? वो स्पिनर्स हैं। जनरली अच्छे स्पिनर्स हैं श्रीलंका के पास। तो ये है इन्होंने क्या किया, इंडियन बैटर्स को परेशान तो किया है। ये जो प्रभात जी है, इनको भी काउंटर किया जाएगा यहाँ पे। इंडिया की जो बैट्समैनशिप है वो स्पिन के अगेंस्ट डिक्लाइन कर गई है, मतलब अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हम। जो कोच हैं गौतम गंभीर और जो स्किपर हैं गिल, वो एक ऐसी यूनिट को लेके जा रहे हैं जो ट्रांजिशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं टीम में भी हमारे। ये सारे के सारे प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं टीम में। सिलेक्टर्स ने इनको ओवरलुक कर दिया, इग्नोर कर दिया। जसप्रीत बुमराह जो है उनको इंजरी हो चुकी है। मोहम्मद सिराज पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कुलदीप यादव को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जो रविंद्र जडेजा हैं और जो केएल राहुल हैं, वो कुछ लोग हैं जब इंडिया अपने बेस्ट थी टेस्ट में तब वो थे उस समय। ऋषभ पंत जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बैटिंग जो है गिल, यशस्वी और राहुल पे डिपेंड करेगी। तो बेसिकली सारे टीम प्लेयर्स की बात हो रही है इंडिया के कि कौन सा टीम प्लेयर क्या क्या करेगा। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, है ना, मेन आइडिया नहीं पढ़ रहे। मेन आइडिया समझ रहे हैं, हम गहराइयों में जाके नहीं पढ़ रहे। फिर ये जो है श्रीलंका जो है इनके अंडर है, ये हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें। कुछ अच्छे बैटर्स भी हैं श्रीलंका में, कुछ स्पिनर्स भी हैं। तो ये अपना हमें हराने की कोशिश करेंगे। ये तब हुआ था पहली बार जब कपिल देव की टीम 1985 में श्रीलंका गई थी, और ये चीज़ पिछले 40 साल में कुछ बार और हुई है। इंडिया के लिए ये एक इवैल्यूएशन विंडो है कि जिससे कि हम एनालाइज कर सकें। अब जो आगे वाले महीने हैं उसमें स्क्रूटनी होगी, नज़र रखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया भी आएगा तो इंडिया को अब जीतना तो पड़ेगा। क्वेश्चन, जो अपकमिंग सीरीज है श्रीलंका की, वो एक अप्रेजल विंडो क्यों है? मतलब अपने आप को जांचने की विंडो क्यों है? ये इंडिया को अलाउ करेगी कि हमारी जो लिमिटेड ओवर सक्सेस है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। लिमिटेड ओवर्स की तो बात ही नहीं हो रही, टेस्ट मैच की बात हो रही है। हाँ, ये इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि हम अपने प्लेयर्स को चेक करें और इंडिया अपने टेस्ट साइट को भी दोबारा से बनाए और प्रिपेयर करे आगे वाले चैलेंजेस के लिए। सही बात है। ये बताइए कि जो वेटरन प्लेयर्स हैं क्या वो कंपेंसेट कर सकते हैं रिटायरमेंट का? ये डिटरमाइन करेगा कि इंडिया जो है एक अच्छा रिकॉर्ड बना ले। नहीं, अपने प्लेयर्स को हम टेस्ट करेंगे। हम ये टेस्ट करेंगे कि हम टेस्ट मैच के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। मेन आइडिया क्या है, मेन चैलेंज क्या है जो इंडिया को फेस करना पड़ रहा है? जो एक्सपीरियंस टेस्ट कोर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, साथ के साथ स्पिन फ्रेंडली ओवरसीज कंडीशंस के लिए अडेप्ट करना। हमारे पास इनएक्सपीरियंस्ड है, पेस अटैक नहीं, इनएक्सपीरियंस तो नहीं है, हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसको पहले। श्रीलंका की सुपीरियर बैटिंग डेप्थ को हराना और साथ के साथ एक बहुत ही डोमिनेंट पेस बॉलिंग यूनिट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सेसिव वर्कलोड, क्योंकि वो वर्कलोड ना आए। रिकवर करना लिमिटेड ओवर्स फेलियर से। लिमिटेड ओवर्स में फेलियर तो हो ही नहीं, लिमिटेड ओवर्स में तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे।
पोजीशन को सपोर्ट करना, श्रीलंका से ऊपर रैंकिंग, अबव श्रीलंका, डिफेंडिंग इट्स पोजीशन अबव श्रीलंका इन द रैंकिंग्स। हम श्रीलंका से ऊपर है रैंकिंग, उसको सपोर्ट करना। हालांकि हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमारा रिसेंट हमारा टेस्ट रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग था, नहीं था। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इसको कुछ गड़बड़ करी है कि हमने, लेट्स रीड इट वंस अगेन। तो हमारा जो एक्सपीरियंस टेस्ट लोग हैं, टेस्ट कोर के टेस्ट की टीम है, वो रिप्लेस हो रही है, ठीक है। और साथ के साथ हमें अडेप्ट करना है स्प्रिंट फ्रेंडली ओवरसीज कंडीशंस। तो श्रीलंका की टीम में बहुत स्पिनर्स हैं, ये बात भी सही है। विद एन इनएक्सपीरियंस्ड पेस अटैक, ये इनएक्सपीरियंस्ड वर्ड घोटाला कर रहा है ना, इनएक्सपीरियंस्ड पेस अटैक। तो जो अटैक स्पीड का जो अटैक होगा हमारे पर, वो हम इनएक्सपीरियंस तो नहीं है, श्रीलंका से हम पहले मैचेस कर चुके हैं। इस इनएक्सपीरियंस वर्ड ने घोटाला किया है यहाँ पे। इसमें इस एक्सेसिव वर्कलोड ने घोटाला किया है, इसमें हमने लिमिटेड ओवर्स में हम फेल तो हुए ही नहीं है, और इसमें हमारा टेस्ट रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव, कोई भी आंसर नहीं। मैम इनएक्सपीरियंस पेस अटैक है, एक बार एक बच्चा कह रहा है, एक बार देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि चलो श्रीलंका के स्पिनर्स हैं, कहाँ लिखा हुआ है कि इनएक्सपीरियंस्ड। अच्छा, मोहम्मद सिराज लीड कर रहे हैं एक रॉ पेस अटैक, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, नहीं गड़बड़ कर दिया। हमें अडेप्ट करना पड़ेगा इन कंडीशंस को विद एन इनएक्सपीरियंस्ड पेस। हाँ, ये दिस वर्ड इज नॉट फिटिंग हियर, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर इज ई, नन ऑफ द अबव। स्कोर्स एवरीवन। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लेमेंट, आप दर्द जता रहे हो, दुखी हो रहे हो, मियंडर भटक रहे हो इधर से उधर, नोविस एकदम नए हो, ओपेक पारदर्शिता नहीं है, प्रोलिफिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्टिविटी है आपकी। आंसर इज E, D, B, C and A. Previous year idioms, rub salt into the wound, जले पर नमक छिड़क रहे हो, आ गया ये ना। Save for a rainy day, मुश्किलों के लिए पैसा बचा रहे हो। Speak of the devil, जिसके बारे में बोला वो सामने आ गया। Take the wind out of someone's sail, उसका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हो। Best of both worlds, दो अलग अलग सिचुएशन के फायदे मिल रहे हैं आपको। D, B, A, C and E। 10 शब्द हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट देम। जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अर्जुन शेट्टी। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। बात कर लेते हैं परफेक्शन 8.0 की। आज भी हम मिलने वाले हैं परफेक्शन 8.0 की क्लास में, जहाँ पे हम 11 बजे क्लास में मिलेंगे। विल मीट एट 11 AM। और हम आज बहुत ही प्यारे लेवल के क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। तो विल सॉल्व क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट के साथ हम फिलर्स और पैराफिलर्स। आज की क्लास पूरी वोकैबुलरी बेस्ड होने वाली है, जिसमें हम क्लोज टेस्ट, फिलर्स और पैराफिलर्स ये सारी की सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो कोई बच्चा ऐसा बच्चा जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, परफेक्शन बैच का अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो बेटा कब ज्वाइन करोगे? एग्जाम्स बैक टू बैक आ जाएंगे, निकल जाएंगे, 1 साल पूरा फिर से बर्बाद हो जाएगा, तब करोगे? नहीं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे। आज से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत कीमती होता है जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लाखों बच्चे ऑलरेडी परफेक्शन क्लासेस में आ रहे हैं। अगर आप नहीं आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गैप कर रहे हो, कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस कर रहे हो। परफेक्शन और एडिटोरियल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश में ये 2 चीज़ रोज़ कर लेते हो, 2 से ढाई घंटा रोज़ मुझे दे देते हो, आई कैन अश्योर यू आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बट उसके लिए आपको 2 से ढाई घंटा इंग्लिश को रोज़ देना पड़ेगा। कोड आपका NB60 लगेगा, आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 1399 रुपीज़ में आपको सारे के सारे परफेक्शन बैचेस मिल जाएंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। यस ऑफिसर इंग्लिश एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं
तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन होता है, परफेक्शन बैच तो सबके लिए है, बैंक, एसएससी, डिफेंस, बट कंप्लीट सब्सक्रिप्शन सिर्फ बैंकिंग के लिए है। तो आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ऑफर में आपका कोड लगेगा सफलता, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। ठीक है, ये रिन्यू कर सकते हैं बच्चे, जो बच्चे रिन्यू करवाना चाहते हैं। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म लेना है वो ऑफिसर लैब ले लेंगे। ऑफिसर लैब इज द मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, ये भी यस ऑफिसर पे ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो, यहाँ सारी पीडीएफ, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ, एक सिंगल सेशन कोई भी बच्चा मिस ना करे। सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे हम परफेक्शन बैच की क्लास में 11 बजे। थैंक यू एवरीवन।